रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ और समय है प्रोग्राम आपकी बात आरएमआर के साथ का। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं लैंगिक समानता की यानी जेंडर इक्वालिटी की, जिसमें हम महिला पुरुष ट्रांसजेंडर हर एक वर्ग की बात करते हैं, क्योंकि सभी को सभी का हक मिलना चाहिए। और आज इसी कड़ी में महिलाओं के लिए जी जान से कोशिश कर रही, काम कर रही और उनको उनका हक दिलाने में पुरजोर कोशिश में लगी रेणु भाटिया जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन हैं और अपने दूसरे टर्म में भी सक्सेसफुली बहुत कमाल कर रही हैं। तो रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना के थैंक स्टूडियो यू में। दीक्षा, थैंक यू। मेरा फेवरेट रेडियो और अच्छा लग रहा है आज दोबारा आके। जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। और जिस विषय पर आज हम बात करना चाहते हैं वो मुझे लगता है कि आज के समय में आपका कोर विषय है, जिसमें आप दिन रात कार्य करती हैं। यस। सो इस पर बात करने के लिए आपसे बेहतर व्यक्ति मुझे नहीं लगता कोई है हमारे आसपास। शुक्रिया। सो रेणु जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है आपकी बात आरएमआर के साथ, और आपकी बात में हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा टॉपिक है जिस पर किताबी बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन ज़मीनी जो कार्रवाई होती है वो बहुत कम होती है। पर आपकी फील्ड की अगर मैं बात करूँ, तो आप एक राजनेता से आगे बढ़कर आज के समय में आप वो काम कर रही हैं जो बड़े-बड़े लोग नहीं कर पाते। महिला आयोग के चेयरपर्सन होना, और पूरे स्टेट में आप अक्सर हाइलाइटेड रहती हैं न्यूज़ में, क्योंकि आप महिलाओं के लिए पुलिस वालों से भी भिड़ जाती हैं। आप महिलाओं का हक दिलाने के लिए उनके ससुराल वालों को भी डाँट देती हैं। आप किसी प्रोफ़ेसर पर भी एफआईआर कर देती हैं अगर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए, आपको डर नहीं लगता। तो आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है जो महिलाओं के हक की बात कर सके आज के समय में। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ, हम हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की बात कर रहे हैं। क्या रोल होता है, किस तरीके से ये महिलाओं को उनकी पहचान, उनका हक वापस दिलाता है? सबसे पहले दीक्षा, मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे पुनः मौका दिया, और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए शायद मुझे डे टू डे काम में बहुत इंटरेस्ट रहता है। और महिलाओं की हेल्प करना ये मेरा बचपन का विषय है, तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। लेकिन बराबर अधिकार दिलाना ये भी एक फ़र्ज़ रहता है और होना चाहिए। जी। आपने अभी कहा कि आप डरती नहीं, तो मैं इसके लिए 2 डायलॉग्स बोलूँगी। डर के आगे जीत है। जीत है। एक तो ये हुआ फ़िल्मी डायलॉग। दूसरा मुख्य रूप से जो है कि जब आप ईमानदारी से काम करते हैं ना, तो आप आँखों से आँखें मिलाकर बात बिल्कुल। करते हैं, और महिलाओं के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अ, जब मेरे पास महिलाएँ आती हैं, अगर आप मुझे वुमेन कमीशन के नाते 2022-19 जनवरी की बात करें तो भी, और जब आप मुझे आज से 28-30 वर्ष पूर्व, जब मैं मीडिया करती थी, उसके बाद काउंसलर बनी, डिप्टी मेयर बनी, अगर आप मुझसे तब की भी बात करें, महिलाएं हमेशा फेवरेट विषय रहा। अगर मैंने कहीं पर एक्टिंग भी की तो महिला वाले विषय पर की, तो एक इंटरेस्ट आपका पैदा हो जाता है। और महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, ये हमेशा से सुनते आए बचपन से कि महिलाओं के साथ तो बहुत बुरा होता है, दहेज मांगा जाता है, जलाया जाता है, मारा जाता है, ये सब। तो एक ना दिमाग में बात बन गई, भाई महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये एक उत्सुकता वाला विषय था कि ये पता तो करना पड़ेगा भैया, सुलटाना तो पड़ेगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, या क्यों होता है? सो यू वांटेड टू कम टू दैट कंक्लूजन कि व्हाई इट हैपेंस टू वुमेन ओनली। तो वो एक इंटरेस्ट पैदा होते होते आज आपके प्यार ने, प्रभु के आशीर्वाद ने और सबके सहयोग ने यहाँ तक पहुंचाया। और मुझे लगता है कि अगर आप मिनिस्ट्री की बात करें, अगर आप चेयरमैनशिप की बात करें, तो इससे खूबसूरत स्थान बिल्कुल कोई नहीं हो सकता जहां आप अंदर से आप किसी की मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका विषय है, इक्वालिटी की। महिला और पुरुष में क्या फर्क है और क्यों है? जब एक ही माँ की कोख से पैदा होना है, पैदा होने का तरीका एक है, रोने का तरीका एक है। महिला और पुरुष जब संबंध करते हैं तब एक संतान की उत्पत्ति होती है, आज जुगाद से। तो फर्क क्यों है? कभी शिक्षा में फर्क, कभी लेन देन में फर्क, कभी जायदाद में फर्क, ये सारे फर्क क्यों भाई?
इस चीज को हमें बड़े गंभीर तरीके से सोचना होगा। और मुझे खुशी है कि डे टू डे ये सरकार इन विषयों पर बड़ी गहराई से बात कर रही है। फिर दूसरा प्रश्न आपका था कि महिला और पुरुष के अलावा ट्रांसजेंडर पर भी हम बात करते हैं। ट्रांसजेंडर मेरे फेवरेट है। और मैंने ये देखा कि जब जब अन्याय हुआ उनके साथ तब तक भस्म हुआ सब कुछ। और परमात्मा की एक रचना है ना वो, तो फिर अन्याय क्यों, तो फिर डिफरेंस ऑफ लिविंग क्यों, तो फिर अधिकार में फर्क क्यों? बिल्कुल। जब एक ही प्रभु ने महिला बनाई, पुरुष बनाया, ट्रांसजेंडर बनाया, तो फिर फर्क क्यों? अब डिपेंड करता है कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं या दुरुपयोग। चाहे वो महिला हो, कानून की दृष्टि से आपको अधिकार मिले, आप उसका दुरुपयोग करती हैं या आप उसका उपयोग लेती हैं। पुरुष हैं, अधिकार मिले तो आप मर्दगिरी करते हैं या आप एक ह्यूमन बीइंग गिरी करते हैं, ये डिपेंड करता है। आप ट्रांसजेंडर हैं, आप उसको यूज करते हैं या आप मिसयूज करते हैं। सो फॉर मी दिस कंसर्न इज इक्वल फॉर ऑल ऑफ अस। शायद आपको ध्यान हो, आप लोगों ने न्यूज भी रेडियो पे प्रोग्राम भी किया, आपने न्यूज भी लगाई। हमने 2 वर्ष पूर्व महिला आयोग ने एक इंटरनेशनल इवेंट किया राजहंस में, और उसमें मेरा एक पूरा पैनल ट्रांसजेंडर्स का था। मेरी अतिथि थी हिंदुस्तान की पहली एमएलए, मेरी अतिथि थी हिंदुस्तान की पहली क्वालिफाइड ट्रांसजेंडर, मेरी अतिथि थी गौरी सामंत जिसके ऊपर ताली बनी, सुष्मिता सेन ने उसके ऊपर। तो जब इन तीनों ने अपना अपना विषय, अपनी अपनी प्रॉब्लम, लोगों का उनके प्रति व्यवहार, लोगों की उनके प्रति नजर, हाय 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 ये वाली नजर, या वाह मैडम आपने तो बहुत बढ़िया किया, या सर आपने तो बहुत अच्छा किया, ये सारे नजरिए किस तरह के होते हैं, उन सबने अपनी बारीकी से सुनाई। शबनम मौसी एक हैं जो हिंदुस्तान की प्रथम एमएलए बनी मध्य प्रदेश से, तो उन्होंने अपना बड़ा अच्छा अपना विषय सुनाया। वहां से पता लगा कि एक ट्रांसजेंडर चुनाव लड़ सकती है और वो काम कर सकती है। तो जब हमने जो है सबसे पढ़ी लिखी महिला जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, उनके बारे में बात की, तो उन्होंने जब अपना बताया कि जब मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे एक सर्टेन स्टेज के बाद जब लुक चेंज हुए और लोगों को पता लगने लगा कि ये थर्ड जेंडर है, तो उन्होंने अलग बिहेव किया। लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो मेरी एक टीचर ने बड़ा सपोर्ट किया। तो इससे मुझे लगता है कि डिफरेंस बिटवीन मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, दिस ends, and now we should not call them third gender, we should equally call them a different person or the person of the society. अब महिलाओं ने भी अपने अधिकारों का हनन किया, दुरुपयोग किया। जितने भी हमने केसेस देखे पिछले कुछ वर्षों में, जब हम कानून की दृष्टि से बात करते हैं तो बहुत औरतों ने उसका मिसयूज किया। बहुत सी महिलाओं ने ड्योरी का एक्ट लगाकर, इल्जाम लगाकर अपने पति को, ससुराल वालों को फंसाने का कोशिश की, पैसा ऐंठने की कोशिश की। जब हमारे पास आते हैं तो हम दूध पानी करने की कोशिश करते दोनों हैं, पक्षों को बिठाकर। ऐसे ही पुरुषों ने, मैं आदमी हूं, मैं ज्यादा पढ़ा हूं, मैं कमाता हूं, तो आई हैव अ राइट टू स्लैप, आई हैव अ राइट टू फाइट, आई हैव अ राइट टू आई मीन बी अ मर्द ऑफ द होम। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन राइट टू इक्वालिटी इज the first process which should be you know सबके ऊपर लागू होना चाहिए। अगर कोई लड़की अधिकारों का हनन करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई पुरुष अपने पति होने का, बड़ा भाई होने का या एक मर्द होने की दावेदारी करता है तो उसको बाकी सुरक्षा की दृष्टि से भी औरत के उतना काम करना चाहिए। जी। और जो ट्रांसजेंडर्स हमारे हैं, हमारा ये रिस्पेक्टिव एरिया जिसको हम कहते हैं ये है, तो इनको मिसयूज
अपने अधिकारों का नहीं नहीं करना करना चाहिए चाहिए, जो बिल्कुल। अब गवर्नमेंट इनको दे रही है। जी, जी। कोई सक्सेस स्टोरी, कोई ऐसी केस जो आप बताना चाहें जिसमें वाक़ई आपको लगा हो कि ये बहुत जेन्युइन था, ये लड़की, वैसे तो बहुत सारे केसेज़ होंगे, 10,000 से ज़्यादा सॉल्व करे हैं आपने, लेकिन कोई ऐसी जो ज़हन में बसी हो, जो दिल में बसी हो, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा केस आप बताना चाहें? यस, 3 केस बताऊँगी, तीनों अलग-अलग उसके बताऊँगी। एक केस, एनआरआई केसेस मेरे पास 22 आए हुए हैं। ओके। तो करनाल का एक एनआरआई केस था जिसमें पति 7-8 साल से उसको चीट करके गया हुआ था और फादर को पता था हुँ, कि हुँ। हमारे बेटे ने वहाँ दूसरी शादी कर ली है, अभी इस गँवार को पंजाब छोड़ में के ज़्यादा होते हैं ऐसे केसेज़, पंजाब, हाँ। हरियाणा में बहुत है। हुँ, तो वो डंकी वीज़ा से चले हुँ। जाते हैं, ऐसा-वैसा, वहाँ जाके दूसरी लड़की से वो शादी ग्रीन मतलब कार्ड के लिए, पक्की कुड़ी हाँ। नाल ब्याह करना है काइंड ऑफ कर लेते हैं। हुँ, तो ऐसा एक केस था, करनाल की एक बेटी हमारे पास आई, पोर्चुगल में उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया था और 8 साल तक उसे रास्ता नहीं पता था, वो अपने सास-ससुर की सेवा करती रही, बच्चा भी हो गया था जब वो गया लड़का 2 साल बाद, शायद 1 या 2 बच्चे थे, आई डोंट रिमेंबर इट क्लियर, बट बच्चा था और इस तरह से वो चला गया। अब ये तो अपने सास-ससुर की सेवा कर रही है कि आएगा, हुँ, कभी-कभार फ़ोन करता था, फिर एक सर्टेन टाइम ऐसा आया, जब उसने फ़ोन ब्लॉक कर दिए, फ़ोन नहीं करे और फिर उस लड़की को माँ-बाप ने कहा कि भई तू यहाँ तू चली जा घर मम्मी-पापा के पास, बेटा आएगा वो तेरे हुँ, कागज़ बनवा रहा है। ऐसे में वो अ, एक जेन्युइन वो क्रिएट करने के लिए ना लड़की को बीच-बीच में बोलते हैं, अपना राशन कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना फलाँ कागज़, ग्रेजुएशन का कागज़, वो कागज़, ये हुँ, कागज़ दे दे, हम तेरे वीज़ा और वो पीआर लगवाने के करें, उस बहाने कागज़ भी आ गए। तो ये बुद्धू लड़कियां अपना फोटोकॉपी भी नहीं रखती हैं और दे देती हैं सारे जेन्युइन। तो जब ये बड़े टाइम तक हुआ उसके बाद जब वो माँ बाप के पास, लड़के के माँ बाप के पास 2-4 महीने बाद मायके से गई कि आजकल फोन नहीं आता इनका, ब्लॉक कर दिया, नंबर बदल गया है और कैसे करूं, तो गई तो वहाँ माँ बाप ने घर बेच दिया है, वो कहाँ चले गए पता नहीं। ये केस हमारे पास आया एंड आई फील सो कूल कि हमने इस केस को उठाया, ये बड़ा पॉपुलर भी हुआ। उसके बाद हमारे पास 20-22 केस और आ गए, हुँ। हमने उनमें से भी कुछ सॉल्व किए। तो उस केस की लड़की को जब अधिकार मिला, हुँ। लड़का खुद हमने धमकाया, कैसे पकड़ा गया वो? ये मैं हमने जानना चाह रही हूँ। धमकाया थोड़ा-सा, मुझे बहुत लोगों ने नेगेटिव भी, मेरे को फ़ेसबुक पे कई पत्रकारों ने भी नेगेटिव करा, रेणु भाटिया को बुजुर्गों से बात करने की तमीज़ नहीं, ये वो, कुछ ने धमकी भी दी, ये महिला आयोग में नहीं होनी चाहिए, बट आई न्यू व्हाट आई एम डूइंग हुँ, और हमने 1 महीने का टाइम दिया, वो वापस आया हुँ, और वापस आके आपका जो भी फैसला हो, आप सेपरेट होना चाहते हैं, आप बच्चों का अधिकार देके हटना चाहते हैं, आपने वहाँ हुँ, शादी कर ली, इस औरत को धोखा क्यों दिया, इसकी ज़िंदगी के 8 साल खराब कर दे, यू विल हैव टू पे फॉर हर हुँ, लॉस एंड ऑल दैट। दिस व्हाट व्हेन वी डिड, आई फेल्ट कूल। तब बड़ा अच्छा लगा जब उसके बुजुर्ग माँ-बाप लड़की के कहते हैं अब हम ना निश्चिंत होके मरेंगे, अब गुड्डी को ना न्याय मिल गया। हुँ, तो वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड दैट गुड्डी आल्सो व्हेन शी केम एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड हग्ड मी कि दीदी मुझे उम्मीद ही नहीं थी और ऐसा हो गया 8 साल के बाद। तो ये मुझे एक केस अच्छा लगा। दूसरा एक जो मैं खुद हैप्पी फील करती हूँ कि बच्चों का राइट दिलवाया हुँ, बहुत सालों के बाद। मैं आज भी ये कहूँगी कि अगर आपको अपनी पत्नी को आपने छोड़ दिया चीट करके, हुँ, ये इससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा। आपको उसकी सज़ा मिलेगी और मिलती है लड़की को भी, लड़के को भी। ये मेरा दावा है, प्रैक्टिकली मैंने देखे हैं ऐसे केसेस और चाहे किसी भी रूप में आपको सज़ा मिले परमात्मा की तरफ से, मिलती है। जब आप पत्नी को चीट करते हैं कुछ-कुछ कह के, एक जगह नहीं हुँ, 4-4 6-6 जगह, या जब आप पति को चीट करती हैं एक नहीं 4-4 जगह, तो आपको फल मिलता है। किसी को देर, किसी को सवेर, हुँ, पर मिलता है। हुँ, तो ऐसे में प्रेग्नेंट छोड़कर ट्विन्स बच्चे हुए बाद में मायके में, उनको जब अधिकार दिलाया तो वो मुझे एक अच्छा लगा कि बिन पैदा हुए बच्चों को
उनके पैदा फादर ने होने के छोड़े, बाद बिल्कुल। उनके अधिकार मिले। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक आध इस तरह का लिव इन का भी थोड़ा डिफरेंट तरह का केस था। लड़के के भी लड़की के भी माँ बाप दोनों पगड़ी रख के हमारे ऑफिस में बैठ गए कि हम अपनी बेटी से दुखी हैं, हमारी बेटी ने ऐसे किया। 38 years old women getting involved with her रिलेशन में एक 24 years के बॉय के साथ who had a सरकारी नौकरी and she left her 3 children like that। तो वो हमने जब सॉल्व किया कि ओके इफ यू वांट टू गेट मैरिड टू हर लीव या व्हाटएवर, तो यू विल नॉट गेट एनी राइट हियर। और फिर 2 साल बाद उस लड़के ने उस औरत को छोड़ दिया, वो ना यहाँ की ना वहाँ की वाला बात हुआ। वो जब हमने उन बच्चों को और पति को अधिकार दिलाया, बिल्कुल, ये मिसयूज था। तो ऐसे कुछ केसेस, मतलब डिफरेंट केसेस आते हर हैं। ऑफ कोर्स जब इतने सारे परिवारों के केसेस हैं, इतनी सारी लेडीज के केसेस हैं, और बहुत सारे केसेस महिलाओं के जो आते हैं जो मुझे पसंद नहीं आते, दैट इज हनी ट्रैपिंग। और ये बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल। है। मतलब फ्रॉड की लिस्ट में अगर आप अखबार सुबह उठ के पढ़ें तो आपको कोई ना कोई ऐसा केस जरूर मिल जाएगा। और हनी ट्रैपिंग इज सो कॉमन दीज डेज। पहले सिर्फ मुझे लगता है कि जासूसों के द्वारा यूज की जाती थी अब और बड़ा कॉमन है। डिप्लोमैट्स पर यूज की जाती थी या इंटेलिजेंस यूज करता था इन सब चीजों को। लेकिन अब ये चीजें आपको अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में दिखाई दे जाती हैं, विच इज क्वाइट कॉमन। और ये एक बहुत टेंशन वाली बात भी है, क्योंकि ये हनी ट्रैपिंग सिर्फ एक ट्रैपिंग नहीं होती है, ये आपका आगे पीछे हिस्ट्री, फाइनेंस, सब कुछ जो है वो लेके चले जाते हैं और आप कुछ करने लायक नहीं बचते हैं। आई मीन जो एक वुमेन के लिए कहा जाता है, शी ऑल्सो कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द बॉय, कहाँ मिले, कैसे कैसे, तो वो सारा फिर पूरी प्लानिंग होती है। और बहुत सारे हमने ऐसे बॉयज भी तो प्लान करते हैं ना। तो ऑडियो वीडियो बिल्कुल, तो जैसे बॉयज करते हैं ऐसे गर्ल्स कर लेती हैं, तो वो आ जाता है ओहो लड़कियां ज्यादा एम्पावर हो गई। और जब बॉयज करते हैं तो वो मर्द है। तो ये भी बात राइट टू इक्वालिटी की होती है कि व्हाई डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात आपसे भी करना चाह रही थी। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बोला कि एमपी का केस है जिसको आप नॉर्थ ईस्ट का आजकल काफी पॉपुलर चल रहा है, या कानपुर के केसेस हैं जिसमें पत्नियों ने अपने पति के मर्डर्स करवाए हैं, और ये पूरे देश को हिला के रखने वाले केसेस हैं। उसके बाद बहुत सारे केसेस ऐसे हाईलाइट हुए हैं, लेकिन जब महिलाओं के साथ ऐसा ज्यादा रील्स ज्यादा बन रही हैं, रील्स बहुत बन रही है, इसमें जोक्स, मीम्स बहुत बन रहे हैं। तो जब महिलाओं के साथ इतने सालों से ये सब होता आया, तो इतनी ज्यादा आवाज क्यों नहीं उठाई गई? इसी को इक्वालिटी बोलेंगे शायद, आंसर यही है। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि महिला हो या पुरुष हो, जब उसे कहीं स्थान मिलता है, अधिकार मिलता है, फर्ज करने का मौका मिलता है, तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, है ना। जो लोग अपनी पत्नी अपनी पसंद से करते हैं या माता पिता के आदर्श फॉलोइंग से करते हैं, और फिर आप चीट करते हैं, वो क्वालिफाइड होती है, सब कुछ होती है, और फिर आप चीट करते हैं जस्ट टू इंटरेक्ट विद अदर वुमेन, एंड यू से ओहो 90% आदमी एक ही भाषा बोलते हैं। ओ यार मेरी पत्नी ना सेक्सुअली गुड नहीं है, मुझे मजा नहीं आता, तो इसलिए मैं ऐसा। 90% जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर वही पत्नी, है ना, वही पत्नी के साथ उनको रहना पड़ता है, क्योंकि उनको एक्चुअली तो बिरादरी में तो वही पत्नी चाहिए ना। तो ऐसे बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने ये किया हुआ है कहानी। ऐसे ही विमेन, वो अपने हस्बैंड को चीट करती है, बट मैंने ये देखा जहां जहां भी आपने अपने अधिकार का मिसयूज किया है, जहां जहां भी आपने फर्ज को चीट किया है, आपको सामाजिक, पारिवारिक और संस्कारिक परमात्मा की तरफ से आपको लॉस जरूर हुआ है जी। तो हमें लाइफ को भगवान का अनमोल तोहफा समझ के उसको जीना चाहिए। बदल भी सकते हैं हम, मैं और आप बदल सकते हैं, बिल्कुल। तो बदल लीजिए ना, एंड इट इज नेवर टू लेट। आप कभी भी बदल सकते हैं। और बड़े डायलॉग्स हैं, सुबह का भूला घर शाम को लौट आ जाता है, तो भूला नहीं कहलाता, है ना। ऐसा उसका ऑपोजिट डायलॉग भी है, अच्छा अच्छा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा डायलॉग भी है।
तो हर तरीके के डायलॉग्स भी हैं, हुँ, लेकिन अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए हुँ, 4 लाछन सुनने भी पड़ जाएँ, बात सुननी भी पड़ जाए, बट आप ह्यूमैनिटी में अच्छे हो गए हैं, हुँ। तो आप, मुझे लगता है, एक सक्सेस राइट टू इक्वालिटी के आंसर हैं। जी, बिल्कुल, राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करें और जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करें, तो रेणु जी वैसे तो आपसे जितनी देर भी बात करूँ मुझे लगता है कि वो समय कम ही पड़ जाता है, लेकिन हमारे पास भी समय सीमा होती है। तो चलते-चलते मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि वेबसाइट के अलावा क्या कोई और तरीका है कि आपसे संपर्क कर सकें महिलाएँ या उनके परिवार जो परेशान हमने होते हैं? नंबर्स दिए हैं, आप हमसे उन नंबर्स पर फ़ेसबुक पे बात कर सकते हैं। आप हमारे साथ उन नंबर्स पे व्हाट्सएप पे अपना भेज सकते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज़ टू मेल। हुँ, ये अब कानून की दृष्टि से मैं आपसे बात कर रही हूँ, हुँ, बहुत लोग हमें बोल तो देते हैं, फिर मुकर फिर जाते हैं पीछे हट जाते हैं। और हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो हुँ, कहते हैं नहीं घर तो बसाना ही है, हुँ। फिर आ जाते हैं 4 दिन में, तो इसलिए हम लिखा हुआ और लेते आप हैं। वेल कनेक्टेड हैं तो ऐसे बहुत सारे आते होंगे बहुत रोज़-रोज़। आते हैं, हुँ, बहुत आते हैं, हुँ, और हम कभी नहीं चाहते कि किसी का घर ना बसे। हमारी पहली चॉइस ही यही है कि पैच अप। हुँ, बट इफ यू वांट टू पैच अप और यू वांट टू डिटैच, हुँ, it should be done professionally, legally, and in a pakka system. हुँ, Maybe it is hidden. So हुँ, these are our numbers, हुँ। and I think we should uh, be there to help you 24 by 7, 365. तो नंबर्स दोस्तों आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और वेबसाइट भी आपको दिखाई दे रही है, ईमेल आईडी भी दिखाई दे रही है। आप इस पर अगर महिला आयोग में कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, कोई भी महिला ऐसी है जिसको जेन्युइनली अपने पक्ष को रखना है सामने और अपने लिए न्याय की आवाज़ उठानी है, तो इन नंबर्स पे कॉल करके या मेल करके, जैसा कि रेणु जी ने कहा, मेल सबसे पुख्ता और जेन्युइन चीज़ होती है आज के समय में। एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आगे तक बहुत काम आती है, तो आप उसमें सारा ब्यौरा लिख के हिंदी, अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में दे सकते हैं। भाषा का कोई बैर नहीं है, इसमें आप हिंदी में लिखिए, एक साफ-सुथरी हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में एक मेल लिखिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी आपके पास सबूत हैं, वो भी उसमें मेंशन कीजिए और फिर डेफ़िनिटली आपको जब ये बुलाएँगे, तो आप जाकर अपनी जो बात है, वो रख सकते हैं उसमें। तो रेणु जी बहुत सारी बातें आपसे कर ली हैं और बहुत अच्छा लगा आपकी बात आरएमआर के साथ कार्यक्रम में आपका आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। शुक्रिया। क्योंकि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और आधी आबादी देश की महिलाएँ हैं और महिलाओं के हक की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है हरियाणा में आपसे बुलंद आवाज़ कोई नहीं है और आप हमारे साथ आएँगी बहुत-बहुत अच्छा लगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सब बेटियों को न्याय दिला पाऊँ, उनका सहयोग कर पाऊँ। मुझे लगता है यही एक अच्छा कर्म है। जी। तो आपकी बात आरएमआर के साथ में आज बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात एक नए एपिसोड में कुछ नई और जानकारियों के साथ ताकि आपको आपका हक मिल सके। जेंडर इक्वालिटी पे बातचीत जारी रहेगी अगले एपिसोड में आपकी बात आरएमआर के साथ में। दीक्षा को दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।